हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको चैप्टर करवाऊंगा उसका नाम है क्लास 12 सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, यानी कि द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। आज की वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इस लेसन से जोड़ा इसका पार्ट 2। पार्ट 1 जो था मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज के इस लेसन के पार्ट 2 को। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चैप्टर कंटेंट की लिस्ट के बारे में, जिसमें आपको 3 पार्ट दिख रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो देखिए पार्ट 1 जो था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, इसलिए मैंने वहाँ पे कंप्लीटेड लिख दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट टॉपिक है हमारा पार्ट 2 से रिलेटेड, जिसके अंदर हम कुछ नॉर्मल से टॉपिक है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके हर एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिर चाहे आपका 1 मार्क्स हो, 2 मार्क्स के हो या 4 मार्क्स के हो या 6 मार्क्स के हो, ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे याद दिला दूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। आइए फिर शुरू करते हैं आज के इस लेसन। पहला जो हमारा टॉपिक है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसका नाम है जन्म दर, यानी कि बर्थ रेट। तो फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं बर्थ रेट के बारे में आपने बहुत बार सुना है, तो आपको शायद डेफिनेशन भी अच्छी से आती होगी। फिर भी हम देखते हैं, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जन्म दर की जो डेफिनेशन वो होती क्या है, तो आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशु। अब यहाँ पे बात याद रखने वाली ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रति 1000 व्यक्ति हैं उनके पीछे जो शिशुओं की दर है वो जीवित होनी चाहिए, इसलिए वो जन्म दर में काउंट की जाएगी। अगर वो मृत्यु होगी यानी मरी होगी तो वो मृत्यु दर में काउंट की जाएगी। तो मेन टॉपिक आपको बस यही समझना है। तो देखिए, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशुओं की दर को जन्म दर कहते हैं, और इसकी गणना हम कैसे करते हैं, प्रति 1000 प्रति वर्ष की दर से इसकी गणना की जाती है। एक टॉपिक और दे रखा है, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, ध्यान दीजिएगा, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो इसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जन्म ज्यादा हो रहे हैं, मृत्यु कम हो रही है, तो ये क्या होगा, प्लस वाली ग्रोथ हो रही है, तो धनात्मक वृद्धि हो रही है, तो इस कारण इसे ये कहा गया है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं जन्म दर फॉर्मूला विद एग्जाम्पल। तो देखिए, इसे हम किस तरीके से जानते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं हम इसे CBR के थ्रू। CBR क्या होता है, आपका क्रूड बर्थ रेट। तो देखिए, CBR इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। कहने का मतलब कि CBR इज इक्वल टू कि एक साल के अंदर जो बच्चों ने जन्म लिया वो कितने थे, और अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, यानी उस सिटी की, उस क्षेत्र की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम 1000 से, क्योंकि प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे हम मापते हैं जन्म दर को। तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम कि देखिए 2007 में 3250 बच्चों ने जन्म लिया था। एक शहर की बात हो रही है जहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी, 2,23,000। तो अगर हम फॉर्मूले को पुट करेंगे इस वैल्यू में तो देखिए कैसे निकलता है। तो CBR इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर। तो 2007 में कितने बच्चों ने जन्म लिया था, 3250, और अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, तो वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 2,23,000, और मल्टीप्लाई 1000 से, क्योंकि प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशुओं की दर को हम नापते हैं बर्थ रेट में। तो इस प्रकार आप जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो CBR निकल के आएगी, यानी क्रूड बर्थ रेट, वो आएगी 14.57। तो आई होप आपको जन्म दर के बारे में अब अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा। आगे हम देखते हैं भारत में जन्म दर में कमी करना क्यों जरूरी है। कहने का मतलब जो बर्थ रेट है उसकी ग्रोथ को कंट्रोल में लाना क्यों भारत के लिए ज्यादा आवश्यक माना जाता है। तो देखिए, इसके कुछ रीजन है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट की। जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये होता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ते रहती है, यानी कंट्रोल में नहीं है, हर साल तेजी से बढ़ते जा रही है। आज के समय में 2018 के डेटा के अनुसार भारत की जो पॉपुलेशन वो 135 करोड़ से भी प्लस है, जो कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पे भारत आता है। अभी भी भारत से ऊपर जो है वो चाइना है, जिसकी 139 के आसपास है। तो कहा जाता है कि आने वाले दशक में, यानी 10 सालों के अंदर, भारत चाइना को पिछाड़ के वर्ल्ड का नंबर 1 देश बन जाएगा, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए, पॉपुलेशन जब ज्यादा होती है तो इसका सीधा असर पड़ता है प्रति व्यक्ति आय में।
क्योंकि जो रोजगार होता है उसके अंदर कमी देखने को मिलती है, क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा है, जॉबें कम है, तो इसका सीधा असर व्यक्ति की प्रति आय पे देखने को मिलता है। और जो डायरेक्टली फेस करना पड़ता है राष्ट्रीय आय में, यानी कि देश को उठाना पड़ता है, नेशनल इनकम में भी कमी देखने को मिलती है। अब व्यक्ति खर्च नहीं करेगा तो सरकार के पास पैसा नहीं आएगा, यदि सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो वह योजनाओं को अच्छे तरीके से लागू नहीं कर पाएगी, जिसके कारण राष्ट्रीय आय में भी कमी देखने को मिलेगी। और जब ये सारी चीजें होती है तो अन्य समस्याएं भी अपने आप जुड़ते चले जाती है, जैसे कि खाद्य समस्या में उत्पन्न, खाद्य समस्या का आ जाना, कहने का मतलब जो फूड सप्लाई होती है, यानी जो खाद होता है, यानी खाना जो होता है वो अच्छे तरीके से सभी के बीच में वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, और बेरोजगारी निरंतर बढ़ते रहती है। साथ ही देश को ज़्यादा निवेश की जरूरत पड़ती है ताकि वह इन समस्याओं से जूझ सके, मतलब इन समस्याओं का निपटारा कर सके, और इसका सीधा असर हमें पूंजी निर्माण की दर में भी कमी देखने को मिलती है। तो इसी कारण भारत में जन्म दर में कमी करना जरूरी हो जाता है। आगे जो हम टॉपिक देखते हैं वो है मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट। तो देखिए इसके अंदर भी आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है कि जैसा आपने बर्थ रेट यानी जन्म दर में पढ़ा था, एज इट इज वैसे ही आपको मृत्यु दर को भी समझना होगा। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ों में डिफरेंट पाया जा रहा है जन्म दर से। तो प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मृतक शिशुओं की दर को मृत्यु दर कहते हैं। तो यहाँ पे जो बात ध्यान रखने वाली है वो है मृतक, यानी कि 1000 व्यक्तियों के पीछे मृतक जो शिशु होंगे तो वो डेथ रेट में कैलकुलेट किए जाएंगे। अगर वो जीवित होते तो उन्हें जन्म दर में यानी बर्थ रेट में कैलकुलेट किया जाता, और इसकी गणना भी प्रति 1000 प्रति वर्ष की दर से की जाती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आ जाता है, जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो तो इसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। कहने का मतलब कि बच्चे पैदा कम हो रहे हैं लेकिन मर ज़्यादा रहे हैं, तो ये जो वृद्धि है वो ऋणात्मक में है, यानी कि माइनस में चल रही है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपने बर्थ रेट में जाना था CBR यानी क्रूड बर्थ रेट, यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो आपको CDR करना है। D मतलब डेथ रेट, तो क्रूड डेथ रेट ये हमारा मृत्यु दर का फॉर्मूला है। तो ये किस प्रकार से दिया गया है, तो CDR इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ पर ईयर अपॉन में टोटल पॉपुलेशन और मल्टीप्लाई 1000। तो ये सारा फॉर्मेट वैसी है। एक एग्जांपल लेते हैं। साल 2007 में एक शहर में 4000 बच्चे मरे थे और वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो थी 20 लाख। अगर हमें वहाँ का डेथ रेट निकालना है तो हम फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार पुट करेंगे कि CDR इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ पर ईयर, यानी कि एक साल के अंदर बच्चे कितने मरे, तो 4000 बच्चे मरे थे और जो टोटल पॉपुलेशन थी वो थी 20 लाख और मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि यहाँ पर हम प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मृतक शिशुओं की दर को नापते हैं। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो CDR आएगी वो आएगी 2। तो सो देयर वर 2 डेथ फॉर एवरी 1000 पीपल इन द सिटी। तो आई होप आपको मृत्यु दर और जन्म दर दोनों के बारे में विद एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट वो भी सिंपल इजी टू ग्रैस्प लैंग्वेज में रेगुलरली हम पोस्ट करते रहते हैं। सो अगर आप भी अपनी स्टडी को लेकर सीरियस है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, ताकि फ्यूचर में कोई आप वीडियो मिस ना कर सके। आगे जो हमारा टॉपिक है वो हमें अपनी रियल लाइफ में भी फेस करने को मिलता है, जिसका नाम है जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आप भी जानते हैं कि जो भारत की जनसंख्या है विश्व भर में दूसरे नंबर पे आती है 135 करोड़ से प्लस, और ये भी अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले 10 सालों के बाद भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 ऐसा देश बन जाएगा जहाँ की पॉपुलेशन जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, चीन से भी ज़्यादा होगी। तो इसके क्या कारण है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा के बारे में, यानी डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए जनसंख्या का लगातार बढ़ना जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। तो आप भी जानते हो जब एक देश की जनसंख्या कॉन्टिन्यूअस बढ़ती जा रही है तो वो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं सभी को एक एक करके। जनसंख्या वृद्धि के कारण तो पहला हम देखते हैं पुरानी संस्कृति आदर्श। तो कहने का मतलब यही है कि हम अपने ट्रेडिशनल आइडियाज जो है, जो हमारे विचार है, थिंकिंग है, उसी को हम फॉलो करते आ रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि जो हमारे पुराने आदर्श है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, और जबकि आज का जो समय है वो मॉडर्न टाइम का समय है, यानी कि आधुनिक समय है, जिसकी समस्याएं प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वाइड है, यानी अलग अलग प्रकार की है और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा भी पैदा
कर सकती है। लेकिन इसका कारण ये हो सकता है कि जो पुरानी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो आज के इस कल्चर को अडॉप्ट यानी अपनाना नहीं चाहते, जिस कारण वे अपने पुराने बताए तरीकों पे चलना चाहते हैं, जो कि हमारी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मानी जाती है। आगे हम देखते हैं जल्दी विवाह करना। तो आप भी जानते हैं कि भारत के अंदर अगर एक अच्छी एज की उम्र मानी जाती है तो जो एक मैच्योर बालक होता है वो अगर लड़का है तो वो 21 साल के बाद शादी करे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर लड़की है तो वह 18 साल के बाद शादी करे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि मैच्योरनेस बढ़ी रहे। लेकिन भारत में अभी भी 14 से 13 से 12 से या फिर 15 से इतनी जल्दी उम्र में भी लोगों के विवाह हो जाते हैं, जिस कारण संतानें आती हैं और वह संतान जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ में अपना योगदान देती है और जिस कारण हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। तीसरा कारण है गरीबी। तो देखिए अब गरीबी का जनसंख्या वृद्धि से क्या मतलब। तो देखिए गरीबी से क्या होता है कि एक परिवार, उदाहरण के तौर पे जिस परिवार में 2 लड़कियां ऑलरेडी हैं, तो वह पिता सिर्फ यही सोचता है कि उसकी आने वाली संतान या तो लड़का हो या लड़की हो। ज़्यादातर उसकी डिमांड रहती है लड़के की, क्योंकि आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान माना जाता है, यानी कि जो मेंस है, मेल है, उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी समझी जाती है। चाहे हम इस बात को कितना भी नकार ले, लेकिन हमें ऐसी चीज़ें देखने को अभी भी मिलती है। तो गरीबी में क्या होता है कि एक तो अपने राइट्स को लेके अवेयरनेस नहीं मिल पाती है, जिस कारण संतानें बढ़ती चले जाती है और वह संतानें जनसंख्या वृद्धि में अपना योगदान देती है, जिस कारण जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़ती है। चौथा पार्ट हम देखते हैं अवैध प्रवासी। अब अवैध प्रवासी से मतलब क्या है कि देखिए जो भारत के लोग हैं वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ भारत की जो बाउंड्री जा रही है तो वहाँ से क्या होता है, जैसे बांग्लादेश से आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे जो गैर प्रवासी लोग हैं यानी जो दूसरे देश के हैं वो भारत में गलत तरीके से घुस जाते हैं और अपना नकली आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड बना के पॉपुलेशन ग्रोथ में अपना योगदान देते हैं, जो कि एक नकारात्मक पहलू है भारत की दृष्टि से। तो इस चीज़ को रोकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और पांचवा है अशिक्षा का। तो आप भी जानते हैं कि अशिक्षा जो होती है यानी कि जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं वह क्या होते हैं, अपने राइट्स को लेके, अपने अधिकारों को लेके इतने अवेयर नहीं हो पाते। सरकार क्या योजना बना रही है परिवारों के लिए या फिर फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हो पाती और ये अशिक्षा का कारण उनकी जनसंख्या वृद्धि में योगदान देता है, जो कि भारत को पॉपुलेशन ग्रोथ की ओर ले जाता है, जिस कारण भारत में ऐसी समस्या हमें देखने को मिलती है। अब हमने जनसंख्या वृद्धि के कारणों को तो जान लिया, लेकिन जनसंख्या वृद्धि से जो हमें परिणाम यानी कि रिजल्ट देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोगों का जो जीवन स्तर होता है उसके अंदर गिरावटें देखने को मिलती है। कहने का मतलब कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो रहन सहन ठीक नहीं हो पाता और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं होती है, हेल्थ केयर जो सिस्टम होता है वो भी डगमगा सा जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है तो लोगों का इलाज कर पाना मुश्किल हो पाता है, जिस कारण लोगों के जीवन स्तर में गिरावटें देखने को मिलती है। और इसका दूसरा असर पड़ता है कि देश का जो विकास है उसमें रुकावटें आ जाती है। कहने का मतलब जो सरकार कल्याणात्मक योजनाएं बनाती है यानी जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्लानिंग होती है, जो योजनाएं होती है, उसके अंदर भी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ती है तो सबसे पहले जनसंख्या को संभालने में ज़्यादा टाइम बीत जाता है, जिस कारण वह योजनाएं जो देश के विकास में काम आ सकती है उनके ऊपर ध्यान कम चले जाता है। तीसरा है संसाधनों की बर्बादी, यानी ये भी कह सकते हैं संसाधनों पर दबाव। तो ज़्यादा जनसंख्या होने का मतलब यही होता है कि उनका भरण पोषण भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति को भूख जरूरी है और हर कोई व्यक्ति भूख को पूरा करना चाहता है। तो इस कारण संसाधन तेज़ी से ज़्यादा क्या होते हैं, यूज़ होते रहते हैं, फिर चाहे वो भोजन से रिलेटेड हो, रहन सहन से रिलेटेड हो या फिर औद्योगिकरण से रिलेटेड हो। तो किसी भी प्रकार के संसाधन होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है और हमें इसका रीज़न पूर्ति में कमी भी देखने को मिलती है, यानी कि जो भोजन का वितरण होता है लोगों के बीच में सही तरीके से नहीं हो पाता। उदाहरण के तौर पे खाने वाले 20 लोग हैं और जो खाना है वो सिर्फ 10 जनों का है, तो क्या होता है कि उस खाने को आधा कर दिया जाता है ताकि 10 से 20 में क्या हो जाए, मिल सके सभी को। तो क्या है, पूर्ति में कमी देखने को मिलती है। और आप भी जानते हैं कि जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो गंदगी भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, जिस कारण लोग बीमार होते हैं और उनकी उम्र से पहले ही डेथ हो जाती है, जो कि एक भारत के लिए क्या हर एक देश के लिए एक नकारात्मक पहलू है। और सबसे बड़ा रीज़न यही है
बेरोजगारी फैलती है, यानी जो रोजगार के अवसर है वो ज़्यादा नहीं निकल पाते। जैसे कि मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था कि जॉब लेने के लिए 1000 व्यक्ति है लेकिन जॉब है सिर्फ 10, तो आप जान सकते हो कि 10 और 1000 का रेशियो में कितना बड़ा अनुपात हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ कारण थे और ये कुछ रीज़न थे और रिजल्ट थे जो कि जनसंख्या वृद्धि से जूझने पड़ते हैं लोगों को। तो आई होप आपको जनसंख्या वृद्धि के कारण और जनसंख्या वृद्धि के परिणाम तीनों ही अच्छे तरीके से आप समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिस्थापन स्तर यानी रिप्लेसमेंट लेवल। आपको यहाँ पर पहला जो शब्द है प्रतिस्थापन, उसका मतलब पता होना जरूरी है। तो आइए पहले इसी को समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है। उदाहरण लेते हैं कि सपोज कीजिएगा आप एक शॉप पे जाते हैं, आप शॉप पे जाके बोलते हैं कि भैया मुझे एक कोका कोला दे दो, लेकिन वो दुकानदार बोलता है कि भाई साहब कोका कोला तो नहीं है, आप पेप्सी ले लीजिए। तब आप क्या करते हो कि चलो कोई बात नहीं, दोनों है तो कोल्ड ड्रिंक, तो आप कोका कोला की जगह पेप्सी ले लेते हैं। तो आपने क्या किया उस चीज़ में, ध्यान दीजिएगा, आपने कोका कोला को बदल कर पेप्सी ले ली, तो ये आपका कराया रिप्लेसमेंट मॉडल यानी कि प्रतिस्थापन स्तर। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम जनसंख्या से रिलेटेड रिप्लेसमेंट मॉडल की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसके एक अर्थ के साथ। तो देखिए, यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जब जितने बूढ़े लोग मरते हैं तो उनका खाली स्थान भरने के लिए नए बच्चे पैदा हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को प्रतिस्थापन स्तर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे एक क्षेत्र के अंदर 100 जने रहते हैं, उसमें से 10 जने मर गए, खासकर बूढ़े जो लोग थे यानी 90 रह गए, तो 10 बच्चों ने जन्म ले लिया, तो 90 और 10 दोबारा से 100 हो गए। तो इस प्रक्रिया को प्रतिस्थापन यानी कि रिप्लेसमेंट मॉडल कहा जाता है। भारत के अंदर ये रिप्लेसमेंट जो मॉडल है वो थोड़ा अलग अलग देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं केरल राज्य की, तो यहाँ पर प्रजनन दरें वास्तव में प्रतिस्थापन दरों से नीचे होती है। अब बात यहाँ आती है कि प्रजनन दर क्या होती है। तो देखिए, प्रजनन दर ये होती है कि बच्चा पैदा कर सकने की एक आयु। तो भारत में वैसे 50, जो भारत के अंदर अगर प्रजनन दर की आयु को माना जाए तो 15 से लेकर 49 वर्ष तक भारत में ये रखी गई है कि 1000 स्त्रियों के पीछे जो जीवित बच्चों ने जन्म लिए है उसे हम प्रजनन दर में काउंट करते हैं। तो केरल में हमें ये स्थिति नीचे देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका और महाराष्ट्र में प्रजनन दरें जो होती है वो प्रतिस्थापन दरों से बराबर होती है। और बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जिन्हें हम हिंदी प्रदेश भी कहते हैं, हिंदी भाषा के प्रदेश भी कहते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि प्रतिस्थापन दरें ऊपर देखने को मिलती है। जैसे आपने भी देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ की जनसंख्या हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, 20 करोड़ से भी ज़्यादा, और बिहार में भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश भी कुछ ऐसे ही इनके उदाहरण है जहाँ पर प्रतिस्थापन दरें क्या है, काफ़ी ऊपर है। तो आई होप आपको रिप्लेसमेंट मॉडल अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। आगे जो हम टॉपिक्स देखते हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स में आस्क कर लिए जाते हैं। आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से होना जरूरी है। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिशु मृत्यु दर के बारे में। तो देखिए, जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। कहने का मतलब यही है कि जो 1000 बच्चे पैदा हुए हैं 1 साल के अंदर, उसमें से 1 साल पूरा होने से पहले ही क्या हो गए, मर गए, तो उन्हें हम किस कैटेगरी में डालते हैं, शिशु मृत्यु दर कैटेगरी में डालते हैं। और यही आंकड़ा हम मातृ मृत्यु दर में भी अपनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 1000 शिशु जन्मों पर जन्म देकर मरने वाली महिलाओं की संख्या को हम मातृ मृत्यु दर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, जिन माओं के द्वारा ये बच्चे पैदा हुए हैं, उन्होंने क्या किया है कि 1000 बच्चों से पहले ही जो जन्मे थे, उससे पहले महिला क्या होगी, मर गई, तो क्या हुआ, उसे हम मातृ मृत्यु दर में काउंट करते हैं। और इसी तरह जो तीसरा टॉपिक है वो है लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो। तो लिंग अनुपात का संबंध पुरुष और स्त्री की संख्या के अनुपात से होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर हम स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। भारत की अगर बात की जाए तो आप अपनी स्क्रीन पर डेटा देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो लिंग अनुपात है वो कितना है, 1000 पुरुषों की तुलना में कितनी महिलाएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयु संरचना यानी कि एज कॉम्पोजिशन। तो देखिए, एक पॉपुलेशन के अंदर एज कॉम्पोजिशन क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। इसमें क्या होता है कि आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को दर्शाती है
जो कि जनसंख्या संगठन यानी कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का एक महत्वपूर्ण सूचक होती है, और इसी के आधार पर योजना क्या होती है, तय की जाती है। अब ये जो आयु संरचना है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि जैसे इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो वर्ग कहलाता है वो 0 से 14 साल तक का कहलाता है, दूसरा होता है 15 से 59 और तीसरा होता है 60। तो देखिए पहला और तीसरा यानी कि 0 से 14 वाला ग्रुप और 60 प्लस वाला ग्रुप, ये क्या होता है, बच्चों और बूढ़ों का ग्रुप होता है, जो कि एक डिपेंडेबल ग्रुप होता है। कहने का मतलब ये कमाई नहीं करते हैं, यानी आश्रित होते हैं किन के ऊपर, खासकर अपने माँ बाप के ऊपर या फिर अपनी फैमिली के ऊपर। तो देखिए 15 से 59 वाला ग्रुप क्या होता है, कार्यशील ग्रुप होता है, यानी अर्थव्यवस्था को जो बूस्टअप मिलता है, यानी जो वृद्धि मिलती है अर्थव्यवस्था को, वो इसी ग्रुप से मिलते हैं। और आपको इसी ग्रुप के अंदर जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले या फिर अपना घरेलू काम करने वाले, बड़े पैमाने का छोटे पैमाने का, सभी प्रकार के लोग आपको 15 से 59 वाली कैटेगरी में मिलते हैं। और जब किसी देश में ये वाला ग्रुप ज़्यादा होता है तो उस देश में इकोनॉमिक यानी कि जो हमारा अर्थशास्त्र है वो भी ज़्यादा ग्रो करता है, क्योंकि ये एक कार्यशील वाला ग्रुप माना जाता है। तो आई होप आपको एज कॉम्पोजिशन के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेसन का पार्ट 2 का, वो है जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व से आशय प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या से लगाया जाता है। भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण जनसंख्या घनत्व भी बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब आप मैप देखते हैं तो आप जो हमारा जो लैंड है, उस जैसे एक पर्टिकुलर लैंड है, उस लैंड के ऊपर कितने मनुष्य निवास कर रहे हैं। अगर हम दिल्ली जैसे राज्य की बात करें, एक राजधानी की बात करें, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन देखने को मिलती है 3 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिलती है। और जबकि दिल्ली कितना छोटा लैंड है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने को मिली है उसके स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। तो यही हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है कि क्षेत्र के ऊपर, किसी विशेष क्षेत्र के ऊपर कितनी जनसंख्या निवास करती है, वो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। आगे हम देखते हैं हकदारी की पूर्ति का अभाव। तो प्रोफेसर अमृता सेन जो कि एक महान अर्थशास्त्री है और अन्य अर्थशास्त्री विद्वानों का मत है कि अकाल जैसी समस्या अनाज में गिरावट आने के कारण है, इसलिए सरकार ने भूख और भूखमरी की समस्या से आज़ादी पाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी कि नरेगा NREGA नाम की एक कानून बनाया, जिसके अंदर उन लोगों को क्या करा जाता है, भोजन प्रदान दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है, जो कि 100 दिन से ज़्यादा खाली बैठे हुए। खासकर ये व्यवस्था गांव में देखने को मिलती है। तो इसी के साथ इस वीडियो का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट जो कि इस लेसन का आखिरी होगा वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक क्वालिटी वीडियो बनाने में और रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो प्लीज़ शो सम योर लव। आपके सपोर्ट और लाइक्स की वजह से हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। तो गाइज आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक देना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में।